Hello friends, I am Dr. Madhur and welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss with you a very important topic, that is Indian economy under British rule or colonial exploitation of India. Well friends, there are two different set of people who have different opinions with regard to British rule. For example, one set of people, they think that British rule was beneficial in many ways. The another set of people, they say that British, they were exploitative in nature, and in fact when British left, India was reduced to an impoverished nation. We inherited a backward economy from British in 1947. Well, जो लोग कहते हैं कि ब्रिटिश रूल पॉजिटिव था, दे से नंबर वन दैट ब्रिटिश यूनिफाइड इंडिया इनटू वन नेशन. अगर ब्रिटिश नहीं होते तो आज शायद हम छोटी छोटी रियासतों में बंटे होते. Second, British, they transformed Indian economy from barter economy to a modern monetary system. उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट ऑफ मनी दिया. बैंकिंग, मॉडर्न बैंकिंग ब्रिटिश की देन है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम स्टैब्लिश हुआ. थर्ड, दे गेव कमर्शियल आउटलुक टू इंडियन एग्रीकल्चर. व्हेन ब्रिटिश केम, Indian agriculture was subsistent agriculture, so they transformed, the nature of Indian agriculture. They gave modern outlook to Indian agriculture. Number four, they developed infrastructure in India. For example, Indian Railway, the first passenger train, it was 1853 में ये मुंबई पोर्ट से थाने की तरफ चली थी. So 1947 तक आते आते जो इंडियन रेलवे था, it became fourth largest rail network in the world. British developed inland road network. British developed ports in India. For example, Kolkata port, Visakhapatnam port, Chennai port, Mumbai port, they were developed by British. And finally, British gave us an efficient administrative setup. They developed bureaucracy, they developed judiciary, revenue system was given by them, education system जो introduce किया उन्होंने, public works and so on. Well, एक दूसरा सेट ऑफ जो, क्योंकि हमारी जो आज की चर्चा है वो है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में मैं विस्तार में चर्चा करूंगा. लेकिन एक पर्शियन प्रोवर्ब है दैट हिस्ट्री इज द मिरर ऑफ द पास्ट एंड लेसन फॉर द फ्यूचर. तो अब चलते हैं, थोड़े इतिहास के पन्ने उलटते हैं और समझते हैं कि हम पहले क्या थे और अब हम क्या हो गए. वेल, मैं बात करूंगा 1 AD की. 1 AD इंडियन इकोनॉमी का जो साइज था इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इट वाज 33,750 मिलियन डॉलर्स. पॉपुलेशन थी 5.5 करोड़ और पर कैपिटा इनकम उसके हिसाब से बना लगभग $450. 1600 AD तक आते आते इंडियन इकोनॉमी का जो साइज था, मींस जीडीपी ऑफ इंडिया, इट इंक्रीज टू 74,250 मिलियन डॉलर्स. Indian population increased to 13.5 crore and India's per capita income was $550. $450 से $550 हो गया. Well, ये जो डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये इंगस मैडिसन, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुआ, उसकी एक किताब थी वर्ल्ड इकोनॉमी अ मिलेनियल पर्सपेक्टिव, बड़ी फेमस बुक है, वहाँ से ये मैं डेटा आपको दे रहा हूँ. वेल, अब 1947 की बात करें. 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ के होगी 36 करोड़. इंडिया का जीडीपी बढ़ के हो गया लगभग 2,50,000 मिलियन डॉलर्स. और इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था, इट बिकेम अराउंड $619. ये इंडिया की एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक इंडिया की जर्नी फ्रॉम 1 AD, फिर एक पड़ाव मैंने दिया बीच में 1600 AD का, फिर 1947 की बात की. First AD, Indian economy was 28% of world GDP. 1600 AD, Indian economy was 22% of world GDP. Whereas in 1947, the size of Indian economy was less than 2% of world GDP. So India contributed less than 2% in world GDP. Now, ये जो 22% 1600 AD में, उससे हम less than 2 पे आ गए. इसको आप कॉलोनियल, कोई आपसे पूछे व्हाट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन. इंडिया का जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट में शेयर था वो 33% था 1600 AD में. 1947 में
इंडिया का वर्ल्ड एक्सपोर्ट में शेयर रह गया लेस देन 2%. दिस इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन. हाउ इंडियन इकोनॉमी वाज सिस्टेमेटिकली रूइंड, अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं. फर्स्ट जो ब्रिटिश रूल था उसको हम 3 फेजेस में डिस्कस कर सकते हैं. फर्स्ट फेज वाज फ्रॉम 1600 AD टिल 1757. 1600 AD, all of us know that East India Company was established. 1600 AD से 1757 का जो टाइम है उसको आप अर्ली ब्रिटिश पीरियड भी कह सकते हो. 1757 टू 1857, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी और 1857 में स्पाई म्यूटिनी हुआ था जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं. So from Battle of Plassey till the first war of independence, this is second phase of British period, and third is 1858 to 1947. So this is British Crown period. मैं इनकी थोड़ी सी characteristics बताऊंगा इन तीनों phases की. First phase is 1680 to 1757. Now ये बात समझना जरूरी है that British came to India as traders. They had twofold purpose while coming to India. Number one, they were in search of raw material for the factories of Britain, and secondly, they were also looking for the market for the manufactured goods of British factories. तो उनको एक तो रॉ मटेरियल चाहिए था और साथ में उनको बाजार चाहिए था, मार्केट चाहिए थी, और इंडिया उनको सूट करता था दोनों चीज़ों में, क्योंकि इंडिया में भरपूर एक अबंडेंट रॉ मटेरियल भी था और इंडिया की पर कैपिटा, जैसे मैंने कहा कि 1600 AD में इंडिया का जो वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो 22% था. तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम कैसा होगा. उसी हिसाब से दोनों चीज़ों में, दोनों हिसाब से इंडिया उनको सूट करता था. सो द ब्रिटिश क्राउन हैज़ ऑथराइज्ड ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड 30,000 पाउंड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर विद इंडिया इन एक्सचेंज फॉर गुड्स. और काफ़ी गोल्ड एंड सिल्वर, काफ़ी बुलियन, इसको हम बुलियन कहते हैं, जो गोल्ड एंड सिल्वर प्रेशियस मेटल जो इंडिया में आया, और इंडिया से काफ़ी गुड्स बाहर गए. वो एग्रीकल्चर गुड्स थे, स्पाइसेस थे, टेक्सटाइल था, बड़े प्रोडक्ट्स इंडिया से बाहर गए. और कंपनी ने खूब, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने खूब पैसा कमाया इस दौरान. सेकेंड फेज 1757 टू 1857. 1757 the year, this was the year when Battle of Plassey was fought between the forces of Lord Clive and Nawab of Bengal, Sirajuddaulah. Now this Battle of Plassey, it paved the way for British entry into India. British got political and economic power over Bengal, और ये वो फेज था जब डायरेक्ट प्लंडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हो गया. थर्ड फेज 1858 to 1947. 1857, all of us know that Spy Mutiny occurred and first war of India, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं. इस वॉर ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी. इनफैक्ट जो ब्रिटिश क्राउन था, इट डिसमिस्ड कंपनीज रूल एंड टुक ओवर द रेन्स ऑफ इंडिया इन इट्स ओन हैंड. और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल इंडिया में शुरू हो गया. और ये फेज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस फेज में ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस आई, एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आई, जुडिशियल सिस्टम में चेंजेस आई, देन रेवेन्यू सिस्टम, पब्लिक वर्क्स जो मैंने अभी पीछे भी बात की. और ये वो फेज था जब इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल कैपिटल के थ्रू इंडिया को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया, एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया गया. इसकी बात मैं भी आगे करूँगा. ये 3 फेजेस हैं. अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन. इसमें मैं 5 ये जो ब्रिटिश रूल है, ये जो ब्रिटिश इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी पे, इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. नंबर 1, इम्पैक्ट ऑन इंडियाज जीडीपी. नंबर 2, इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्री. नंबर 4, इम्पैक्ट ऑन इंडियाज फॉरेन ट्रेड. एंड नंबर 5, ड्रेन ऑफ वेल्थ. अगर हम इंडिया के जीडीपी की बात करें तो 1600 AD में इंडिया का जीडीपी था $74,250 मिलियन, जो बढ़ के हो गया 1947 में $250,000 मिलियन. तो ऑलमोस्ट 3 टाइम इंक्रीज इंडिया के जीडीपी में हुआ. जबकि इंग्लैंड का जीडीपी जो था वो 1600 AD में था लगभग $6,007 मिलियन, मतलब $6,000 मिलियन के आसपास. और 1947 में इंग्लैंड का जीडीपी का शेयर हो गया लगभग $3,14,000 मिलियन.
तो इंग्लैंड का जीडीपी बढ़ जाता है लगभग 50 टाइम्स से, 50 टाइम्स से, और इंडिया का शेयर बढ़ता है ओनली 3 टाइम्स से। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम था 1947 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, $550, और ये बढ़ते हुआ 1947 में $619, $619, जबकि इंग्लैंड का पर कैपिटा इनकम 1600 में था $974, जो 1947 में बढ़ के हो गया $6,361। मीन्स इंग्लैंड का जो पर कैपिटा इनकम है उसमें जो इंक्रीज हुआ है वो लगभग हुआ है 553% का, जबकि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है उसमें इंक्रीज हुआ है लगभग 12% का। तो ये जो इंग्लैंड का राइज है, इट वाज एट द कॉस्ट ऑफ economic deprivation of India. So England rose at the cost of economic exploitation of India. Number 2, impact on Indian agriculture. Indian agriculture पे जो ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट है, इसमें मैं 2 मेन इश्यूज डिस्कस करना चाहूँगा। नंबर 1, रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। नंबर 2, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जो फर्स्ट है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में ब्रिटिश ने 3 तरह के सिस्टम इंट्रोड्यूस किए। नंबर 1 वाज जमींदारी सिस्टम, नंबर 2 वाज महलवारी सिस्टम, एंड नंबर 3 वाज रियोतवारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम मीन्स इट वाज अ ड्यूटी ऑफ लैंडलॉर्ड और जमींदार टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स एंड सबमिट विद द गवर्नमेंट। जो महलवारी सिस्टम था उसमें क्या था, महलवारी सिस्टम में इट वाज अ ड्यूटी ऑफ महलवार और विलेज हेडमैन to collect land revenue from the farmers and submit with the treasury, with the government. जो जमींदारी सिस्टम था, it was introduced in 1793 by Lord Cornwallis। पहले ये बंगाल और बिहार में इंट्रोड्यूस हुआ, बाद में वो बाकी जगह फैला। जो सेकंड फेज था, जो महलवारी सिस्टम था, it was introduced by Lord William Bentinck। थर्ड जो सिस्टम था, it was रियोतवारी सिस्टम। रियोत means a single unit, a farmer. So रियोतवारी सिस्टम में it was a duty of farmer to submit land revenue to the government. So there was direct connect between the farmer and the government. So there was no middleman. ये जमींदारी सिस्टम था, it was very exploitative in nature. जो जमींदार थे, they were made hereditary owners of the land, whereas tillers of the soil, they were reduced to landless laborers. Number 2, landlords, they charged land revenue as high as 10/11th of total produce, which is around 91% of total produce went as a land revenue. Number 3, zamindars, they emerged as new political allies of the British. So जब एक क्राइसिस का टाइम था, these zamindars, they acted as buffer between government in the one hand and peasants on the other. At the time of independence in 1947, 57% of land area was under Jamindari system. And finally, friends, this Jamindari system, it caused immense miseries and social tensions among farmers. Commercialization of agriculture means transformation of Indian agriculture from food grain centric economy to cash crop centric economy. Now, why it was done? No, what factors contributed to commercialization of agriculture? Number 1, ब्रिटिश, उनको मैंने आपको पहले भी बताया कि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था अपनी फैक्ट्रीज के लिए ब्रिटेन में। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे इंट्रोड्यूस फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन। उससे क्या हुआ, उन्होंने इंडियन फार्मर्स को कहा कि आप कॉटन जो है उसको कल्टीवेट कीजिए, जूट कल्टीवेशन, शुगर केन, प्लांटेशन क्रॉप्स, तो इनको प्रमोट, इंडिगो, इनको प्रमोट किया गया फॉर फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। सेकंड, एक्सपेंडिंग रेल एंड रोड नेटवर्क। तो ये जो एक्सपेंशन हुआ ट्रांसपोर्टेशन का इंडिया में, इट फैसिलिटेटेड कमर्शलाइजेशन। उससे क्या हुआ, जो पोर्ट से हिंटरलैंड्स में सामान जाना है या हिंटरलैंड से पोर्ट में सामान जाना है, रॉ मटेरियल जो भारत से बाहर जाना है और फिनिश प्रोडक्ट जो बाहर से भारत के डिफरेंट प्लेसेस में जाना है, वो ट्रांसपोर्टेशन से इजीली ट्रांसपोर्ट होने लगा। थर्ड, ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल इन 1860s। स्वेज कनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करती थी, एंड इट रिड्यूस द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू लंडन by around 7,000 kilometers and by 36 days.
this Suez Canal, it was game changer as far as sea trade of Britain with India was concerned. Fourth, American Civil War शुरू हो गया because British they used to import raw cotton from America. अब सिविल वॉर की वजह से उन्हें वहाँ से तो मिला नहीं, तो सारा का सारा फोकस जो था वो इंडिया पे शिफ्ट हो गया. So these were few reasons that why British, how commercialization of agriculture occurred. अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? डिफरेंट इम्पैक्ट कमर्शलाइजेशन के हुए. फॉर एग्जाम्पल, crop production in India, it became specialized and localized. Sugarcane in Deccan region, cotton in Berar, Maharashtra, then wheat in Punjab, then jute in Bengal. तो एक तो ये चीज़. Number two, Indian farmers, they were forced to produce, indigo on 15% of the land. अब इंडिगो में कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इंडिगो आपकी जो ज़मीन है, फील्ड जो लैंड है, उसको इनफर्टाइल कर देता है. तो फार्मर्स दे वर रिलक्टेंट टू कल्टिवेट इंडिगो, बट दे वर फोर्स्ड टू डू दैट. लैंडलेस लेबरर्स दे इंक्रीज फ्रॉम अराउंड 8.2 मिलियन इन 1971 टू 49 मिलियन इन 1951. तो 1871 में ये थे सिर्फ 8.2 मिलियन और 1951 तक आते आते ये हो गए अराउंड 49 मिलियन. सो आप देख सकते हैं अराउंड 6 to 7 टाइम इंक्रीज लैंडलेस लेबरर्स में भी हुआ. एंड नंबर 4, अ न्यू क्लास ऑफ मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, मिडलमैन, इट इमर्ज्ड एंड इट वाज आल्सो एक्सप्लॉइटेड. तो उससे जो लैंडलेस लेबरर्स थे, जो टिलर्स थे, उनका एक्सप्लॉइटेशन और बढ़ गया. एंड फाइनली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, it led to occurrence of famines in India. जो unnatural famines, not man-made famines. इससे क्या रीज़न ये था कि इंडिया में फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम हो गया, कैश क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ गया, और वो भी ब्रिटिश फैक्ट्रीज के लिए. तो इंडिया में एक डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच हो गया. 1940s में बंगाल में एक जो फेमाइन आया था, उसके बारे में अमर्त्य सेन का भी काम है. एंड ही सेड दैट मोस्ट ऑफ द फेमाइंस विच occurred in India, they occurred because of administrative inefficiencies rather than natural causes. Well, अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इंडस्ट्री. इंडियन इंडस्ट्री का जो इम्पैक्ट है, इम्प्लीकेशंस हैं, ब्रिटिश रूल की जो इम्प्लीकेशंस हैं इंडियन इंडस्ट्री पे, उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है. नंबर 1, इम्पैक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट. नंबर 2, डिके ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट. एंड नंबर 3, डिके इन टेक्सटाइल ट्रेड. वेल फ्रेंड्स, 1750s में इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में शेयर था वो था लगभग 22%. 1830 तक आते आते वो शेयर रह गया 17.6% और 1880 तक आते आते वो शेयर रह गया 2.8%. तो आप देख सकते हो कि 1750 में 22% है और 1880 तक आते आते वो सिर्फ 2.8% रह गया. नाउ मैन्युफैक्चरिंग वाज फिनिश्ड, मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो ख़त्म कर दी. अब हम बात करेंगे डिके ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट्स. जो इंडिया की लोकल इंडस्ट्री थी ब्रिटिश टाइम में, उसको हम 4 पार्ट्स में डिस्कस कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट कैटेगरी में जो फार्मर्स थे, जो ऑफ सीजन में वो काम करते थे, फॉर एग्जांपल वीविंग हो गया, स्पिनिंग हो गया, या छोटे मोटे और काम हो गए, या जैसे फ्लोर ग्राइंडिंग हो गया, राइस पाउंडिंग हो गया, तो ये कुछ काम. सेकेंड जो कैटेगरी थी वो सब्सिस्टेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आ गई उसमें. फॉर एग्जांपल इसमें भी वीवर्स आ गए, पोटर्स आ गए, ब्लैक स्मिथ हो गया, कारपेंटर हो गया, ये वो लोग थे. थर्ड इज़ विलेज बेस्ड इंडस्ट्री. विलेज बेस्ड इंडस्ट्री में बैंगल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, देन सिल्क का काम हो गया, टेक्सटाइल का छोटा मोटा काम हो गया. और जो फोर्थ काइंड थी वो अर्बन बेस्ड इंडस्ट्री थी. उसमें एडवांस टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग था, सिल्क मैन्युफैक्चरिंग था, देन ग्लास, पेपर इंडस्ट्री, सो. तो ये कुछ इंडस्ट्रीज थी. वेल, ब्रिटिश टाइम में क्या हुआ, अब ये जो इंडस्ट्रीज थी इनको पैट्रोनेज मिलती थी लोकल रॉयल डायनेस्टीज की. नो, बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, दीज लोकल रॉयल डायनेस्टीज they started decaying, and because of fall of local royal dynasties, these industries they lost patronage and they died their natural death. एक और रीजन इसमें है इमर्जेंस ऑफ न्यू वेस्टर्नाइज्ड elite class. ये वो लोग थे which were Indian in blood,
बट वेस्टर्नाइज इन टेस्ट। तो ये जो कंजम्पशन करते थे गुड्स की वो मेनली ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड होती थी, तो इससे भी लोकल इंडिजिनियस डिमांड पे फर्क पड़ा। फाइनली डिके इन टेक्सटाइल ट्रेड, ये जो थर्ड इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडिया का उसका कोई सानी नहीं था। मसलिन ऑफ ढाका ऑल ऑफ अस नो, इट वाज वर्ल्ड फेमस। जो रिफाइंड मसलिन होता था उसको मलमल कहा जाता था, एंड इट हैड मार्केट्स इन ऑल द मेजर वेस्टर्न कंट्री। जो ब्रिटिश की ट्रेड पॉलिसी थी इट वाज वेरी डिस्टॉर्टेड इन नेचर, और ब्रिटिश की जो डिस्टॉर्टेड ट्रेड पॉलिसी थी वो क्या थी? द इम्पोर्ट्स दे वर मेड ड्यूटी फ्री, वेयरएज एक्सपोर्ट्स उन पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगी। तो इंडिया से जो मसलिन जा रहा है, इंडिया से जो गुड्स जा रहे हैं, उनके ऊपर खूब सारी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, सो दैट इन इंटरनेशनल मार्केट दे बिकेम वेरी एक्सपेंसिव। जबकि ब्रिटेन का कोई चीज़ इंडिया में आ रही है वो बड़ी सस्ती आ रही है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, एंड इन इंडिया दे रिप्लेस्ड इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स। तो ये हुआ इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्री। नाउ द फोर्थ इम्पैक्ट इज इम्पैक्ट ऑन फॉरेन ट्रेड। In 1600 AD, India's share in world export was 33%. And 1947, when British left, India's share reduced to less than 2%. तो ये जो एक्सपोर्ट्स का शेयर जो था ब्रिटिश टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो गया। इंडिया एक बड़ा जाना माना एक्सपोर्टर कंट्री था, तो इट वाज रिड्यूस टू एशेस। नंबर 2, इंडिया in 1947 it had become exporter of raw material and importer of finished products, जबकि 1600 AD में हम दुनिया भर को अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेचा करते थे। एंड थर्ड, ब्रिटेन हैड मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मोर देन 50% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स दे वर विद ब्रिटेन ओनली, एंड द रेस्ट ऑफ द ट्रेड दे वर विद सीलोन, दैट इज श्रीलंका, ईरान एंड चाइना। तो ये फॉरेन ट्रेड को लेके इम्पैक्ट थे। And finally, I will come to drain of wealth. Drain of wealth was that portion of GDP which was not available to India for consumption or for capital investment, but drained off to Britain. Or you can say that drain of wealth refers to unilateral transfers from India to Britain, without any adequate return, whether it is economic or something else. बड़े सारे लोगों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर काम किया। अलेक्जेंडर डो एक ब्रिटिश था, उसने ही वाज वन ऑफ द पायनियर अमंग द पायनियर टू डू वर्क ऑन दिस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इंडिया में काफ़ी लोगों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर काम किया। इसमें कुछ 2-3 जो प्रोमिनेंट नेम्स हैं, उसमें दादा भाई नरोजी हैं, हु इज़ हेल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही रोट ए बुक Poverty and Un-British Rule in India, and in that Dadabhai Naoroji mentioned that from 1833 to 1872 इंडिया से लगभग in terms of pounds 50 करोड़ जो था इंडिया से बाहर गया। there is another noted economist of that times, C.N. Vakil, he calculated drain of wealth from the year 1834 to 1939. And he said that British drained off around 85 crore pounds from India. Another noted economist, William Digby, he calculated drain of wealth from 1757 to 1858, from Battle of Plassey till First War of Independence, and he said that during this time British they drained off around 50 to 100 crores of pounds. वेल ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था, इनको हम होम चार्जेस, इनको ब्रिटिश होम चार्जेस भी कहते थे। दे वर इन टर्म्स ऑफ दे वर लाइक फॉरेन रेमिटेंसेस। फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको जो डिविडेंड पे किया जाता था। सेकेंडली जो ब्रिटिश कैपिटल इंडिया में इन्वेस्टेड थी, फॉर एग्जांपल इन इंडिया रेलवे कोचेस, रेलवे इंजन्स, रेलवे लाइंस, दे वर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, लेकिन वो जो कैपिटल थी वो ब्रिटेन से आई थी, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जो था वो इंडिया पे करता था। थर्ड, जो ब्रिटिश आर्मी थी विच वॉज स्टेशनड इन इंडिया, उसका जो खर्चा था। देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ब्रिटेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया में था, उसकी सैलरी, उसके रहने का,
British personals who had retired, their pensions, annuities. तो ये जितना भी खर्चा इंडिया से बाहर गया किसी ना किसी फॉर्म में, इट वाज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ. तो जो ब्रिटिश रूल था, ये जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन थी, इसको मैंने 5 पॉइंट्स में मैंने आपसे डिस्कस किया, 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस किया. नंबर 1, इम्पैक्ट ऑन जीडीपी. नंबर 2, इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्री. नंबर 4, इम्पैक्ट ऑन इंडियाज फॉरेन ट्रेड. एंड नंबर 5, ड्रेन ऑफ वेल्थ. ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. और आपको ये भी याद रखना है कि 3 फेजेस थे ब्रिटिश के, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किए. सो वेल फ्रेंड, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में विद अनदर टॉपिक.